वक्फ संशोधन बिल संसद में 2 अप्रैल को पेश हो सकता है। वहीं अजमेर दरगाह से चीफ ने वक्फ बिल का समर्थन किया है। एआईएमपीएलबी और विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है, जिस पर बीजेपी ने मुस्लिमों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल संसद में 2 अप्रैल को पेश हो सकता है। मोदी सरकार 2 अप्रैल को संसद में बिल पेश कर सकती है। बिल का मुस्लिम संगठन समेत विपक्ष विरोध कर रहा है। वहीं एआईएमपीएलबी ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बिल का समर्थन न करने की अपील की। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी से खासकर अपील की है कि आपको एक सेकुलर चेहरा समझा जाता है और आपको मुसलमान भी बड़ी तादाद में वोट देते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि मुसलमानों के साथ होने वाली इस नाइंसाफी का साथ नहीं दें। वहीं अजमेर दरगाह से चीफ ने वक्फ बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल में संशोधन समय की मांग है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाएं छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी। ये कहना गलत है। हो सकता है कुछ सेक्शन से उनको प्रॉब्लम हो, ये ऐसे मत। ये डेमोक्रेसी का पार्ट है और सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार ने बहुत तसल्ली से इस बिल को लाई थी। सरकार ने बाकायदा जेपीसी में ये बिल दिया। जेपीसी ने बहुत पेशेंटली सबको सुना है और उसके बाद में अब ये बिल पेश करने जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि विरोध करने वाले वही लोग हैं जो वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये वक्फ का विरोध करने वाला कौन लोग है? जो कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए कि कुछ लोग कहता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वक्फ संशोधन बिल के लिए बनाई गई जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि बहुत सारे मौलाना भी वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय होगा बिल कब पेश होगा। इसका फायदा पूरे देश को मिलेगा। हमने इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, रिपोर्ट अडॉप्ट कर ली गई है। अब सरकार को ने कहा भी कि हम इसको बिल लेकर के आएंगे। अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी स्पीकर साहब की अध्यक्षता में अगले 4 दिन में जब एजेंडा फिक्स कर देंगे तो सरकार बिल लेके आएगी, पास होगी। ईद के मौके पर वक्फ का विरोध करने वालों पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि अगर सियासत करनी है तो जंतर मंतर जाइए। मस्जिद इबादत की जगह है, सियासत की नहीं। इबादत में सियासत की गुंजाइश नहीं है। अगर आपको सियासत करना है तो जाओ जंतर मंतर। मस्जिद में आगे काला पट्टी बांधना ये इबादत नहीं है, ये सियासत है, क्योंकि गुमराह कर रहे हो सरकार के खिलाफ। वक्फ संशोधन बिल संसद के पिछले सत्र में लोकसभा में पेश किया गया था। विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के चलते बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया। वक्फ बिल को लेकर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अगुवाई में जेपीसी गठित की गई थी। अब इसे संशोधन के साथ 2 अप्रैल को सदन में फिर से पेश किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और यूपी में शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज संपन्न हुई है। पुलिस और प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। बावजूद इसके सहारनपुर में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। वहीं मेरठ में ईद के बाद भी कुछ लोगों ने पोस्टर दिखाकर सड़क पर नमाज ना पढ़ने देने के लिए विरोध भी जताया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में ईद का त्योहार मनाया गया। ईद की नमाज पूरे यूपी में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। प्रदेश में सुरक्षा के पूरे इंतजाम रहे। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी हुई। सहारनपुर में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। ईद की नमाज के बाद नमाजी घंटाघर पहुंचे और जाम लगा दिया। हाथों पर काली पट्टी बांधकर फिलिस्तीन के लिए नारे भी लगाए। हालांकि थोड़ी देर में ही घंटाघर की सड़क बिल्कुल खाली हो गई। मेरठ में सड़क पर नमाज बैन को लेकर हिंदू समाज के खिलाफ पोस्टर लहराए गए। कुछ लोगों ने
विरोध प्रदर्शन भी किया। मेरठ के शाही ईदगाह के बाहर प्रदर्शन को पुलिस ने खत्म कराया। वहीं हिंदू संगठन ने इस मामले में प्रशासन से एक्शन की मांग की। लखनऊ के ऐशबाग मैदान में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज पढ़ी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा और मंत्री दानिश आजाद अंसारी वहां पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ते हुए मुस्लिम समाज और सर्व समाज के जीवन में उत्थान लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और देश का सर्वांगीण विकास सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ के ऐशबाग मैदान में अखिलेश यादव भी पहुंचे। उन्होंने यूपी पुलिस पर ईदगाह जाने से रोकने का आरोप लगाया। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से। इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने पुराने कपड़ों में ईद मनाने की अपील की थी, लेकिन आज वो खुद नए कपड़ों में नजर आए। हालांकि न्यूज 18 की टीम ने जब उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने अलग जवाब दिया। खुदा न करे कल वैसी ईद हमें न मनानी पड़े, इसलिए उनके गम में बराबर का शरीक होना चाहिए और इसीलिए नए कपड़ों के लिए मैंने मना किया। सादगी से ईद मनाई। आपने कितना फॉलो किया है इसके लिए? मैं वही कहता हूं जो मैं पहले खुद कर सकता हूं। ईद के मौके पर पूरे यूपी में पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी के बीच ईद की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संभल में भी ईद की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। ईदगाह और विवादित शाही जामा मस्जिद में भी नमाज हुई है। इस मौके पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। हालांकि एसपी सांसद बर्क ने सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देने का ऐतराज भी व्यक्त किया है। देखिए रिपोर्ट। संभल में भी ईद के पूरे इंतजाम किए गए थे। सोशल मीडिया को लेकर पहले से ही प्रशासन सक्रिय रहा। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश थे। संभल शहर अति संवेदनशील श्रेणी में शामिल है। ऐसे में पुलिस के साथ जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती रही। संवाद से समस्याओं का समाधान, यही है संवरते संभल की पहचान। तो हमने सभी के साथ समन्वय किया, शांति बनाए रखी, सहयोग के साथ और संवाद किया। तो इसी का सुपरिणाम है कि सभी हमारे पुलिस प्रशासन और वॉलंटियर्स का जो परिश्रम था वो रंग लाया और शांतिपूर्वक तरीके से नमाज संपन्न हुई। मुख्य नमाज ईदगाह में हुई, वहीं विवादों में घिरे जामा मस्जिद में भी नमाज हुई। इस मौके पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। 10 कंपनी पीएसी, आरआरएफ और 1 कंपनी रैफ तैनात रही। जनपद संभल में ईद की नमाज है सकुशल संपन्न हो चुकी है सभी जगह पे। अंतिम नमाज है जो जामा मस्जिद में होनी थी वो भी पूर्ण हो चुकी है। 10 कंपनी पीएसी और रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स के लोग डिप्लॉयड थे। 1 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की भी डिप्लॉयड थी। उसके अलावा ड्रोन और वॉलंटियर्स के सहयोग से शांतिपूर्वक तरीके से जो नमाज है उसको पढ़ा गया है और अभी नवरात्र के लिए स्पेशल तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं और जनपद में शांति व्यवस्था है होगा। एक बार फिर संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सड़क पर नमाज पर रोक के आदेश के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश के संविधान में सबको समान अधिकार है। जब हिंदुओं के त्योहार पर सड़कें बंद की जा सकती हैं, तो 10 मिनट की नमाज से क्या दिक्कत है। हमारा जो संविधान है वो कोई धार्मिक नहीं है, उसमें सभी धर्म के लोगों को स्वतंत्रता है अपने त्योहारों को मनाने की। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश और देश के अंदर दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। जब एक तरफ सड़क पर हमें किसी के त्योहार से हिंदू समाज के लोगों से हमें आपत्ति नहीं है, ना हमारा मजहब ये पैगाम देता है, लेकिन जब एक तरफ सड़क बंद कर करके उनके त्योहार को मनाया जा सकता है तो दूसरी तरफ 10 मिनट की नमाज से आपत्ति क्यों दोहरा मापदंड अपनाया जाता है। संभल में सीओ अनुज चौधरी ने एक दिन पहले ही पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया था।
लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा करने की अपील की थी। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने भी बताया कि जिले में सुरक्षा पूरी तरह मुस्तैद है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की टीम निगरानी कर रही है। किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुल बांधते नजर आए हैं। इस बार उन्होंने कोरोना लॉकडाउन की 5वीं बरसी पर भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी को सराहा है। इससे पहले भी थरूर कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की तारीफ कर चुके हैं। क्या है शशि थरूर के इस बदले हुए रूप की कहानी, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की। शशि थरूर ने कोरोना काल में भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की सराहना की है, यानी पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ की है। शशि थरूर ने कहा, कोविड-19 लॉकडाउन की 5वीं बरसी पर वैक्सीन मैत्री और वैश्विक संकट के बीच भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की सराहना करता हूँ। शशि थरूर ने बकायदा एक आर्टिकल के जरिए भारत की लगातार बढ़ती ग्लोबल सॉफ्ट पावर का जिक्र किया। महज 2 महीने में ये 5वां मौका है जब शशि थरूर मोदी सरकार की नीतियों को लेकर तारीफ की है। इससे पहले 23 फरवरी 2025 को उन्होंने मोदी ट्रंप की मुलाकात की सराहना की। 25 फरवरी को पीयूष गोयल के साथ एफटीए वार्ता की प्रशंसा की। 18 मार्च को रायसीना डायलॉग में भारत की शांति की पहल को सराहा। 21 मार्च को बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के साथ सेल्फी वायरल हुई। बीजेपी का कहना है कि देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस नेता को मानना पड़ा कि भारत वासुदैव कुटुंबकम को मानता है, लेकिन राहुल गांधी तब विरोध कर रहे थे। शशि थरूर का मानना ये दिखाता है कि मोदी जी की नीतियां महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। अब अगर भारत का वर्चस्व और छवि बढ़े, उसमें सुधार आए, लोगों में खुशी आए, तो ये तो भारतीयों के लिए एक अच्छी बात है। और ये बात जो है हर भारतीय के लिए महत्वपूर्ण है। अब शशि थरूर जी तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें चुप ही रही। शशि थरूर का बार बार पीएम मोदी की नीतियों की सराहना करना सिर्फ संयोग है या सियासी संकेत, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के भीतर इसे लेकर हलचल जरूर मच रही होगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले हफ्ते लोकसभा में अवैध खनन का मामला संसद में उठाने के बाद में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत एक नए विवाद में फंस गए हैं। और बयानों के क्रम में त्रिवेंद्र सिंह ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसके बाद आईएएस एसोसिएशन भी सक्रिय हो गई है। इधर मामला उलझता देख उन्होंने टिप्पणी से किनारा कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। सोमवार को हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि बतौर सीएम उनके 4 साल के कार्यकाल में वो अफसरों को सम्मान देते थे और आज भी देते हैं। उनको ये सफाई तब देनी पड़ी जब उनकी एक विवादित टिप्पणी को जातीय चश्मे से देखा जा रहा है। दरअसल पिछले हफ्ते हरिद्वार सांसद ने अवैध खनन की बात लोकसभा में उठाकर राज्य की सियासत को गरमा दिया था। सरकार की तरफ से माइनिंग सचिव ब्रिजेश संत ने पक्ष रखा तो प्रतिक्रिया में त्रिवेंद्र रावत की एक विवादित टिप्पणी वायरल हुई। पूर्व सीएम हरीश रावत ने रावत के बयान को प्रेमचंदिया बयान करार दिया तो राज्य की ताकतवर आईएएस एसोसिएशन ने बकायदा प्रस्ताव पारित करके स्वाभिमान और आत्मसम्मान की बात कही। इधर मामले की नजाकत देख त्रिवेंद्र ने बयान से किनारा कर लिया है। ये सारे अधिकारी मेरे साथ सबने मिलजुल कर काम किया है। कुछ लोग दिल्ली में हैं, आपने कुछ दिन पहले देखा, मैंने सारे अधिकारियों को अपने आवास पर बुलाया। हम बहुत प्रेम से हमने 4 साल काम किया है। उन्होंने मुझे सम्मान दिया, मेरा इशारा समझ के काम करते थे और मैंने भी उनको अपनी तरफ से भरपूर प्यार दिया। सारे अधिकारी इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन एक लाइन बीच है जो मैंने कहावत के तौर पर आगे का साफ कर दिया, पीछे का साफ कर दिया, ये भी उचित नहीं है। मैं इस बात का खंडन करता हूं। दरअसल त्रिवेंद्र रावत हरिद्वार लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां गंगा और सहायक नदियों में खनन चुगान होता है। साथ ही हरिद्वार सीट में दलित वोटर्स का भी दबदबा है। ऐसे में त्रिवेंद्र का बयान बैकफायर करता देख बीजेपी प्रदेश नेतृत्व मामले की नजाकत समझ गया। लिहाजा विपक्ष के अंदाज और जमीनी मूड को भांपते हुए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने नेताओं को संयम बरतने की सलाह दे डाली। जो विषय होते हैं उन विषयों पर कोई प्रतिक्रिया देते नहीं है। इतना मैं कहना चाहता हूँ
कि हमको कोई व्यक्ति हो उसको संयम के साथ विषय को रखना चाहिए, और ये अपेक्षा हम अपोजिशन से भी करते हैं। मैं समझता हूं कि ये बयान से अहंकार झलकता है, घमंड झलकता है। ये एक प्रकार से जिस तरीके से प्रेमचंदिया बयान है, ये प्रेमचंद 2 है। जिस तरीके से उनकी जवान उनके मुंह से एक कुत्सित शब्द निकला था, ये भी घमंडिया शब्द है। तो बहरहाल राजनीति की डगर में एक गलत शब्द गजब ढा सकता है। फिलहाल राजनीतिक माहौल को देखकर ये भी लग रहा है कि ज्यादा दिन नहीं हुए जब ऋषिकेश विधायक प्रेम अग्रवाल को अपने एक बयान पर फजीहत झेलने के साथ मंत्री पद तक गंवाना पड़ा था। सुनील और प्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। गंगा की स्वच्छता पर मोदी सरकार काम कर रही है, तो देवभूमि में गंगा यमुना पूजन को धामी सरकार आगे बढ़ा रही है। वहीं ऋषिकेश हरिद्वार के बाद में रुड़की में रोजाना गंगा आरती होगी, तो क्या बीजेपी गंगा में धर्म के साथ में सियासत को भी आगे बढ़ा रही है? आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहले नवरात्र में रुड़की में गंगा आरती की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। देवभूमि में धर्म की बात करने वाले मुख्यमंत्री ने ये नई शुरुआत की। हरिद्वार, ऋषिकेश में रोज होने वाली आरती में आम लोगों से लेकर वीवीआईपी शामिल होते हैं। रुड़की की गंग नहर में अब ऐसी ही आरती रोजाना होगी। 2014 में गंगा की स्वच्छता पर नमामि गंगे अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया है, तो गंगा पूजन को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर काशी के मुखबा पहुंचे। अब रुड़की में गंगा आरती की शुरुआत को बीजेपी सनातन का सम्मान और आस्था बता रही है। देखिए, उत्तराखंड जो है ये धर्मस्थली है, इसका हर पत्थर के नीचे ईश्वर वास करता है। गंगा जिस जिस क्षेत्र से उत्तराखंड होकर जाती है, हर नगर क्षेत्र के अंदर आरती हो, हर व्यक्ति को दूर न जाना पड़े। अलीगढ़ के एक मजदूर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 89 लाख का नोटिस भेजा है, और इससे पहले भी एक जूस दुकानदार को करोड़ों का नोटिस भेजा जा चुका था। अब मजदूर इस नोटिस को लेकर परेशान है और पीएम मोदी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये हैं स्प्रिंग कारीगर योगेश शर्मा और ये इनकी पत्नी जो 2 सालों से टीबी की मरीज है। योगेश ताले का स्प्रिंग बनाते हैं। परिवार की हालत देखकर इनकी तंगहाली और आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गांधी पार्क इलाके के नौरंगाबाद में रहने वाले योगेश को इनकम टैक्स विभाग ने 89 लाख रुपए टैक्स भरने का नोटिस भेजा है। आयकर विभाग से नोटिस आया है, जानता तो नहीं था, पढ़वाया था मैंने। 11 करोड़ 11 लाख का मिलती आपको किस तरह से, क्या एहसास हुआ? एहसास हुआ कि हमारे तो खुशखबरी हुई 11 करोड़, तो नाम ही सुना मैंने। खैर पैसे तो बहुत दूर रहे, खैर इसे तो सुन के खुशखबरी हुई। कल से खाना माना दोनों मियाँ बीवी का सब बंद है कल से। किस तरह का माहौल? अब भाव ये चल रहा है, मैं मातम हो गया हमारे घर में। इस तरह का चल रहा है माहौल मेरे घर में इस वक्त। अब किसी से सलाह ली, वकील से सलाह ली, तो पैसे 100 रुपए भी मेरी जेब में नहीं, दूध पीस के। नोटिस आने के बाद से परिवार सदमे में है। इनका कहना है कि 2 दिन से घर में खाना नहीं बन रहा है। किराए के मकान में सालों से रहते हैं और मजदूरी कर किसी तरह पेट पालते हैं। पैसे नहीं होने की वजह से घर की बिजली भी कट चुकी है, लेकिन इनकम टैक्स विभाग की नजर में ये किसी मोटे आसामी से कम नहीं है। योगेश अब प्रधानमंत्री मोदी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मुझे इसे उम्मीद है बस एक, जो इस चीज का गुहार लगा के उनसे उम्मीद करता हूँ मैं। मकान भी आपका? नहीं, किराए पे रहता हूँ मैं। औरंगाबाद में किराए पे रह रहे हैं, यहीं पले बड़े हुए हैं हम। लाइट भी कट चुकी है मेरी। क्यों? 1 हफ्ते से बिल जमा नहीं हुआ, इस चक्कर में। मेरी लाइट जुड़ गया तो बढ़िया बात है, उनको होती है परेशानी दवा खा के। किससे उम्मीद लगाई? मोदी से मेरी उम्मीद है बस एक। वाइफ को क्या परेशानी? बात को मेरी को टीबी है, 2.5 साल से लड़के इलाज चल रहा है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इनकम टैक्स विभाग ने इस तरह के नोटिस भेजे हैं। इससे कुछ ही दिन पहले अलीगढ़ में ही एक जूस दुकानदार को करोड़ों का नोटिस भेजा था। कुरियर वाला आया था के साथ, ये आपका कुरियर है, मैंने कहा कुरियर है कि इनकम टैक्स से आया, तो मैंने वो लिया, लेके मैंने रख दिया उठा के। मैंने अभी आया हुआ जीएसटी का, उन्होंने जीएसटी बताया। जीएसटी के मामले में जीएसटी तो हमारी दुकान में थी, पैदा भी नहीं करते, छोटी सी दुकान है, हम फल लगाते हैं, तो कचहरी के अंदर न खोखा है ना 3 टप्पा फंसी हुई है। उसके बाद मैंने लेटर दोबारा शाम को मेरे भाई आ गए, डॉक्टर साहब थे, उनसे पढ़वाया था, तो उन्होंने पढ़ाया
के 7,79,00,000 कुछ का ये नोटिस है ये। तो मैंने देखा तो मुझे एकदम झटका सा लगा। फिलहाल कारीगर योगेश कुमार और जूस बेचकर परिवार चलाने वाले रईस को लाखों करोड़ों का इनकम टैक्स ने नोटिस भेजकर उनकी टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन ये गरीब इतने पैसे कहां से लाएंगे, ये सोचकर बेचैन है। उम्मीद कर रहे हैं सरकार इन्हें न्याय देगी। अलीगढ़ से रंजीत सिंह, न्यूज़ 18। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।